हेलो दोस्तों, मैं आदर स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल लर्न मैथ में। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे डिटर्मिनेंट और इससे पहले हमने कंप्लीट किया था डिटर्मिनेंट एनसीईआरटी का 4.2, जहां हमने डिस्कस किया था एनसीईआरटी पैटर्न के एक्सरसाइज नंबर 4.2 के सभी क्वेश्चनों को। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.3 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चनों को, जिसमें हमें क्या पढ़ना है, जिसमें हमें पढ़ना है डिटर्मिनेंट का एप्लीकेशन से, जिसके जरिए हम बताते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल और कोलिनियर त्रिभुज का क्षेत्रफल और बिंदु हमारा संरेख है कि नहीं संरेख है, ये बातें हम बताते हैं डिटर्मिनेंट की मदद से। तो वही चीज आज हम यहाँ डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा सबसे पहले हम देख लेते हैं हमें क्या करना है आज हमें जो करना है, आज हमें एनसीईआरटी 4.3 के जिसमें हमें क्या पढ़ना है, पहली चीज जिसमें दोस्तों हमें पढ़ना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, जिसमें हमें पढ़ना है एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी कि आपको पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल अब तक आप पढ़ते थे, आपने एक फार्मूला याद किया था, जिस फार्मूले में क्या करते थे, वैल्यू को पुट करते थे, तब आप एरिया निकालते थे। तो वो जो फार्मूला आपने रटा था, वो फार्मूला कहां से आया था, वो फार्मूला डिटरमिनेंट की मदद से हमें वो फार्मूला मिला था। तो हम आपको फार्मूला सबसे पहले निकाल के दिखाते हैं। तो मान लीजिए क्या है, ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल हमारा एबीसी हमारा एक ट्रायंगल है, और ए के निर्देशांक है x1 y1 और b के निर्देशांक है x2 y2 और c के निर्देशांक है x3 y3। ये त्रिभुज है, इसके तीन निर्देशांक बिंदु है, कौन कौन से, a का निर्देशांक x1 y1, b का x2 y2, c का x3 y3। अब हमसे क्या पूछा है, अब हमें बताना है एरिया, हमें इस त्रिभुज की क्या बतानी है, एरिया। और ये हम किसकी मदद से निकालेंगे, अब तक आपने फार्मूला रटा था, तो आप फार्मूले में सीधे ये निर्देशांक बिंदुओं को पुट कर देते थे, तो आपको एरिया पता चल जाता था। अब हम जो एरिया निकालेंगे, ये हम निकालेंगे डिटर्मिनेंट की मदद से। और डिटर्मिनेंट की मदद से एरिया निकालने का जो तरीका है वो क्या है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ डिटर्मिनेंट ऑफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 और 1 1 1। और ये क्या है दोस्तों, ये है फॉर्मूला, आप इसे फॉर्मूला कह सकते हैं। डिटरमिनेंट फॉर्म में ये फॉर्मूला है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ डिटरमिनेंट ऑफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। और जैसे ही हम इसमें पुट करके तीनों निर्देशांक बिंदुओं को जैसे इसमें पुट करके हम इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, हमें क्या मिलता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हमने बात क्या की, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना। एक त्रिभुज था हमारा एबीसी, जिसके तीन निर्देशांक बिंदु थे, कौन कौन से, x1 y1 ए वाला, x2 y2 बी वाला, x3 y3 सी वाला। अब हमसे क्या कहा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बताइए, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। तो अब तक आप जैसे निकालते थे, आपने एक फार्मूला रटा था, उसकी मदद से क्या करते थे, आप एरिया निकालते थे ट्रायंगल की। लेकिन यहाँ डिटरमिनेंट की मदद से हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये त्रिभुज जो है छोटा सा, ये क्या हमें बताता है, ये हमें बताता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ डिटरमिनेंट ऑफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। और इस डिटरमिनेंट को जैसे हम सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। और अब तक आपने जो फार्मूला रटा था, वो हमारा फार्मूला दोस्तों कहां से आया था, वो जब इसी वाले डिटरमिनेंट को हम एक्सपेंशन इसका प्रसार करते हैं, तो जो अब तक हमें फार्मूला डायरेक्ट याद किया था, वो फार्मूला कहां से आया था, यहीं से आया था। तो एक बार हम देख लेते हैं वो फार्मूला जो हमने अब तक रटा था वो कहां से आया था, हमारा वो यहीं से आया था। तो वो जो फार्मूला था वो देखिए, उसको हम किस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। तो इस चीज को हम थोड़ा सा अगर ऊपर लिखें कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू क्या होता है, हाफ डिटरमिनेंट ऑफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। ये कौन सा है, ये है हमने डिटरमिनेंट की मदद से। लेकिन अब तक हमने जो पढ़ा था वो क्या था, तो उसको निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, डिटरमिनेंट को हम सॉल्व करेंगे, और हमें डिटरमिनेंट को सॉल्व करना बहुत अच्छे से आता है। तो हाफ, इससे हमें कोई मतलब नहीं, हमने लगाया यहाँ बड़ा वाला ब्रैकेट। अब डिटरमिनेंट का हम r1 के सापेक्ष क्या कर दें, इस डिटरमिनेंट का दोस्तों हम r1 के सापेक्ष कर दे एक्सपेंशन। तो क्या मिलता है यहाँ से, r1 का पहला एलिमेंट x1 और इसके साथ इसकी मल्टीप्लिकेशन होने वाली है, यहां से होने वाली है y2, 1 की y2 में होगी तो y2 और माइनस का y3। यहां से क्या हो जाएगा, x1 अगर हमारा बाहर है तो यहां से अगर हम मल्टीप्लिकेशन करें तो क्या होगा, y2 माइनस y3।
अब फिर देख ले, फिर यहां से माइनस सेकेंड वाला एलिमेंट क्या है हमारा y1, और इसके साथ इसकी गुणा होने वाली है दोस्तों x2 की 1 में, तो यहां से होगा x2 माइनस x3, क्या होगा x2 माइनस x3। अब तीसरा वाला एलिमेंट 1 है और इसके साथ मल्टीप्लिकेशन किसकी होगी x2y3, क्या होगा दोस्तों x2y3 माइनस x3y2, और ये क्या था, यही था हमारा फॉर्मूला जिसकी मदद से हम क्या निकालते थे, हम निकालते थे एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगर इसे सॉल्व करना चाहे तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हम इसे सॉल्व करना चाहें तो यहाँ क्या करना है, सिंपल सी बात है, x1 की यहाँ अंदर गुणा कर देंगे और y1 की यहाँ अंदर गुणा कर देंगे और उन चीजों को हम लिख देंगे, वही क्या होगा हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो ये चीजें हमने पहले पढ़ी हुई थी, अब इसकी कोई जरूरत हमें नहीं है। अब डायरेक्ट हम किससे निकालेंगे, क्योंकि हम बात कर रहे हैं डिटरमिनेंट की, तो अब से हमें ये फॉर्मूला याद रखना कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ डिटरमिनेंट ऑफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। तो उम्मीद करते हैं आपको इतनी बात समझ में आई होगी। आप अगर इसे लिखना चाहें तो ये फार्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल का, बाय द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट आप इसे नोट कर सकते हैं, तो आप इसे लिख लेंगे। चलिए, ये क्या था दोस्तों, ये था हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना। हमने इसका एक्सपेंशन किसके सापेक्ष किया था, r1 के। तो आप इसका एक फार्मूला, और अगर हम c1 के सापेक्ष भी प्रेशर कर दें तो कोई भी चेंज होने वाला नहीं है। तो ये भी फार्मूला है, अगर आप c1 के सापेक्ष इसका एक्सपेंशन करके निकालते हैं तो कुछ अलग आता है, पर बात हमारा आंसर क्या होने वाला है, हर कंडीशन में हमारा आंसर सेम ही होने वाला है, क्योंकि हमें पता है किसी डिटरमिनेंट को अगर हम रो के सापेक्ष उसका एक्सपेंशन करें या कॉलम के सापेक्ष उसका एक्सपेंशन करें तो जो हमारे आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो सेम चीजें यहाँ पर है। तो ये था मेन चीज, हमें ये हम पहले पढ़ते थे। और आज हमें क्या याद रखना है, हमें आज याद रखना है एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट, और वो क्या है, वो यहाँ पर लिखा हुआ। ये एक चीज इस वाले टॉपिक में हमें पढ़नी है। और दूसरी चीज क्या पढ़नी है हमें, दूसरी चीज हमें पढ़नी है आज के हमारे टॉपिक में कोलिनियर। क्या बताना हमें, कोलिनियर की क्या तीन बिंदु जो है, तीन बिंदु के निर्देशांक दिए होंगे, क्या बताना हमें कि क्या वे संरेख हैं। हमें क्या बताना है दोस्तों, क्या वे संरेख हैं। अब संरेख का मतलब क्या है कि जब दिए गए बिंदु हमारी एक ही रेखा में स्थित हो तो उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं संरेख। और दिए गए हमारे बिंदु अगर एक रेखा पर स्थित ना हो तो उन्हें क्या कहते हैं, असंरेख। तो अगर दिए गए मान लीजिए हमारे तीन बिंदु हैं, पहला बिंदु है ए, दूसरा बिंदु मान लीजिए कोई बी और तीसरा बिंदु सी। तो इस तरीके से हमने एक लाइन खींचा और पहला बिंदु यहाँ रख दिया ए और दूसरा बिंदु यहाँ रख दिया बी, तीसरा बिंदु यहाँ रख दिया सी। तो क्या कहे जाएंगे कि ए बी सी क्या है, कोलिनियर है, क्योंकि एक रेखा पर स्थित है। लेकिन अगर एक बिंदु यहाँ हो, बी यहाँ हो, सी यहाँ हो तो ये एक रेखा पर तो स्थित नहीं है, तो ये नॉन कोलिनियर है। और ये हमारे जो एक ही रेखा पर स्थित हो उन्हें क्या कहेंगे, कोलिनियर। यानी कि जब दिए गए बिंदु एक ही सरल रेखा पर स्थित हो तो उन्हें संरेख कहते हैं। जब दिए गए बिंदु हमारे एक ही रेखा पर स्थित ना हो तो उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों, उन्हें कहते हैं असंरेख। तो हमें बताना है संरेख, हमें दिए रहेंगे निर्देशांक बिंदु और हमें बताना है कि क्या दिए गए बिंदु हमारे संरेख हैं। तो डिटरमिनेंट की मदद से हम किस तरीके से बताएंगे कि वो संरेख है या नहीं। तो इसका सबसे अच्छा तरीका है, यदि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाए, जीरो। यदि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाए दोस्तों, जीरो। यदि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाए हमारा, जीरो, तो हम क्या कहेंगे कि दिए गए बिंदु हमारे क्या हैं, संरेख है, या दिए गए बिंदु हमारे कोलिनियर हैं। यानी कि जब एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी कि जब एरिया ऑफ ट्रायंगल जीरो हो तो इसका मतलब क्या है कि ये चीजें क्या होंगी, हाफ डिटरमिनेंट ऑफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, इसकी वैल्यू क्या आ जाए, जीरो। तो ये चीजें हमें क्या बताती हैं, इंप्लाइज दैट, ये चीजें हमें बताती हैं कि दिए गए तीनों शीर्ष बिंदु, तीनों बिंदु क्या है, संरेख हैं, वो एक ही रेखा पर स्थित हैं। और जब तीनों बिंदु एक ही रेखा पर स्थित होंगे तो त्रिभुज का एरिया क्या होगा, जीरो। और जब त्रिभुज का एरिया जीरो होगा तो तीनों बिंदु क्या होंगे, कोलिनियर। यानी कि व्हेन एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू जीरो देन ऑल 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। तीनों बिंदु क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। तो इस बात को हम क्या लिख सकते हैं, इस बात को हम डायरेक्ट याद करना चाहें कि x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1,
इक्वल टू 0 आए तो हमारे दिए गए तीनों बिंदु क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जब 0 तो दिए गए बिंदु कोलिनियर। और डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना, डिटरमिनेंट ऑफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 इक्वल टू 0 तो क्या होंगे, कोलिनियर। जैसे कि पहले बिंदु का निर्देशांक है हमारे x1 y1, दूसरे वाले का निर्देशांक है x2 y2 और तीसरे वाले का निर्देशांक है x3 y3। और हमसे पूछे कि क्या तीनों बिंदु कोलिनियर है, क्या तीनों बिंदु संरेख हैं, तो ये वाला फॉर्मूले हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। अगर इसकी वैल्यू 0 आ जा रही तो तीनों बिंदु दिए गए तीनों बिंदु क्या है, दिए गए तीनों बिंदु हमारे संरेख हैं। तो दिए गए तीनों बिंदु हमारे दोस्तों क्या होंगे, संरेख। तो इस वाले चैप्टर में हमें दो ही चीजें बतानी है, एरिया ऑफ ट्रायंगल और दूसरी बात कोलिनियर। तो मेन बात क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ लिखा हुआ है और कोलिनियर का मतलब क्या है कि व्हेन एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0 यानी कि हाफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 और 1 1 1 इक्वल टू क्या हो जाए 0। और इसको अगर उधर भेज दें तो क्या होता है 0। यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 जब 0 होगा तो दिए गए बिंदु क्या होंगे, संरेख होंगे। क्या होंगे, संरेख होंगे। अगर ये 0 नहीं होगा तो दिए गए बिंदु हमारे संरेख नहीं होंगे। और एरिया ऑफ ट्रायंगल तो आपको पता है। तो यही दो चीजें थी जो हमें इस चैप्टर में पढ़नी है। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और हम उन्हें स्टार्ट करते हैं, उन्हें हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन हमसे क्या पूछता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछेगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इस डिटरमिनेंट के फार्मूले से, कोलिनियर पूछेगा तो कोलिनियर बताएंगे। तो अब हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अगर आप इस बात को लिखना चाहें तो आप इसे लिख सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं एनसीईआरटी 4.3 का हमारा पहला वाला क्वेश्चन। और पहले क्वेश्चन का ये पहला वाला है। यानी कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे कि निम्नलिखित दिए गए शीर्ष बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है कि 3 शीर्ष बिंदु हमारे पास दिए हुए हैं। दोस्तों हमारे पास 3 शीर्ष बिंदु दिए हुए हैं और हमें क्या बताना है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। ये 3 शीर्ष बिंदु हमने मान लिया, ये A है, ये B है, ये C है। तो इसकी मदद से हम क्या करते हैं, एक छोटा सा यहाँ पर ट्रायंगल बना लेते हैं। इसका शीर्ष ये A है, ये B है, ये C है और A का निर्देशांक शीर्ष बिंदु क्या है 1, 0। B का क्या है 6, 0 और C का क्या है दोस्तों 4 और 3। अब हम याद करते हैं अपने वाले फॉर्मूले को। हमने क्या पढ़ा था, एरिया ऑफ ट्रायंगल डिटरमिनेंट त्रिभुज एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने क्या पढ़ा था, इक्वल टू हाफ डिटरमिनेंट ऑफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। यानी कि अब हमें बताना है x1 क्या है, तो ये हमने माना x1 है, ये y1 है, ये x2 है, y2 है, ये हमारा x3 है और क्या है y3। अब डायरेक्ट हम क्या करते हैं, यहाँ पर अपना फॉर्मूला लिखते हैं। जो हमने पढ़ा था वो क्या था, हाफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 और 1 1 1। ये था हमारा फॉर्मूला। अब हमें क्या करना है, जो x1 x2 x3 की वैल्यू y1 y2 y3 की वैल्यू डिटरमिनेंट में पुट कर देनी है। तो यहां से एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ डिटरमिनेंट ऑफ, यहां से अगर x1 की वैल्यू देखें क्या है, x1 की जगह पर है 1, x2 की जगह पर क्या है दोस्तों, x2 की जगह पर है 6, x3 की जगह पे क्या है हमारा 4, y1 क्या है 0, y2 क्या है y2 भी हमारा 0 और y3 क्या है दोस्तों, y3 हमारा 3 और 1 1 1। और इसे अब हम क्या करना है, चाहे r1 के सापेक्ष आप प्रसार कीजिए, चाहे c1 के सापेक्ष इसका प्रसार कीजिए, आप इसका डायरेक्ट प्रसार करेंगे और हमें क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो इसका हम डायरेक्ट प्रसार कर देते हैं। क्या लिखते हैं हम, r1 के सापेक्ष प्रसार। तो हम इसका r1 के सापेक्ष अगर प्रसार करें तो ये हाफ जो है ये तो हमारा बाहर रहेगा, यहां हमने लगाया बड़ा वाला ब्रैकेट। अब r1 का पहला एलिमेंट 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन किसकी होने वाली है, ये चीजें 1 की 0 में होगी तो 0, यहां से क्या होगा 0, फिर माइनस 3 की 1 में होगी तो 3। अब दूसरा एलिमेंट है माइनस सिंबल के साथ 0 और 0 के साथ किसकी भी गुणा कर दे तो सब चीजें क्या हो जाएंगी 0, यानी कि इसे हमें करने की कोई जरूरत नहीं है। r1 का तीसरा एलिमेंट प्लस सिंबल के साथ वो है हमारा 1 और इसके साथ मल्टीप्लिकेशन किसकी होने वाली है 6 त्रिक 18 और फिर माइनस 4 की 0 में गुणा होगी तो यहाँ से क्या होगा हमारा
0 और ब्रैकेट यहाँ तक किया हमने बंद। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक बातें आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आई होंगी। यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ इन ब्रैकेट, यहाँ से क्या होगा 0 - 3 यानी कि -3 और 1 की -3 में गुणा होगी तो -3, यहाँ तो ये चीजें होगी पूरी 0। अब प्लस 1 की 18 में गुणा करेंगे तो क्या होगा प्लस का 18। तो यहां से अब हमारा क्या बचा एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ और इनटू यहाँ 18 - 3 यानी कि 15 यानी इक्वल टू 15/2। और ये बात किसकी कर रहे हैं हम एरिया ऑफ ट्रायंगल की। तो इस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या 15/2 वर्ग इकाई क्या आया 15/2 वर्ग इकाई, या डायरेक्ट आप इसको इसी तरीके से लिखते हैं 15/2। एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा क्या आया 15/2 और यही हमें क्या करना था बताना था। तो देख सकते हैं आप कितनी आसानी से हमने क्या किया एरिया ऑफ ट्रायंगल को बाय द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट निकाला। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, आप इसे नोट कर लेंगे। चलिए ये था पहला क्वेश्चन, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब पहले का ही ये पहला वाला था। अब अगर हम बात कर लेते हैं पहले वाले में हमारे 3 क्वेश्चन हैं, तो पहला तो हमने यहाँ डिस्कस कर लिया। अब बचे 2 क्वेश्चन और पहले वाले क्वेश्चन में। तो पहले का अगर हम यहाँ देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पर दूसरा वाला या तीसरा देख लेते हैं, दूसरा आप खुद से सॉल्व करेंगे। तो पहले का अगर हम तीसरा यहाँ देखें, तीसरे वाले में भी सेम चीज है, 3 निर्देशांक बिंदु हमारे कौन से -2 -3 यहाँ से 3 2 और क्या हमारा -1 और -8। अब क्या करना है दोस्तों, अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते समय यहाँ हम डायरेक्ट है कि ये ए का निर्देशांक है, ये बी का है, ये सी का है। बार बार हमें ट्रायंगल खींचने की कोई जरूरत नहीं है। इसे हम लिख देंगे x1 y1 x2 y2 x3 y3। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है कि हाफ डिटरमिनेंट ऑफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। सेम चीज पुट कर देंगे वैल्यू को। तो डिटरमिनेंट एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ, यहां से x1 की वैल्यू -2, x2 की वैल्यू 3, x3 की वैल्यू -1, y1 की वैल्यू -3, y2 की वैल्यू 2 और y3 की वैल्यू -8 और 1 1 1। अब सेम चीज r1 के सापेक्ष क्या कर देंगे इसका प्रसार। तो r1 के सापेक्ष जब हम इसका प्रसार करते हैं तो क्या होता है r1 का पहला एलिमेंट -2 बाहर, इसके साथ मल्टीप्लिकेशन किसकी होगी 2 की 1 में, तो क्या होगा हमारा 2 और यहाँ होता है माइनस का सिंबल। अब फिर -8 की 1 में करेंगे तो क्या होगा हमारा -8। दूसरा एलिमेंट माइनस सिंबल के साथ -3, इसके साथ मल्टीप्लिकेशन किसकी होने वाली है 3 की 1 में तो 3 और यहाँ से -1 की 1 में तो -1 और फिर तीसरा एलिमेंट क्या है 1 और इसके साथ किसकी होगी मल्टीप्लिकेशन -8 गुणा 3 यानी कि -24 और फिर -1 की 2 में तो -2। तो ये चीजें यहां से हमारी मिलती है हमें। अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ से हाफ इसको सॉल्व कर ले अगर हम, तो यहाँ से -2 इन ब्रैकेट ये क्या होगा हमारा दोस्तों, ये क्या होगा, ये होगा हमारा 2 + 8। क्या होगा 2 + 8, यहाँ से माइनस माइनस प्लस का 3 और ये क्या होगा 3 + 1 और यहाँ से फिर +1 और ये क्या होगा -24 प्लस का 2 और इसे हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। और जब हम इसे सॉल्व करें तो हमें क्या मिलने वाला है एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ इन ब्रैकेट यहाँ से 8 2 10 और 10 की जब -2 में गुणा होगी तो क्या होगा -20। यहाँ से 3 1 4 और 4 की जब 3 में गुणा होगी तो +12 और यहाँ से -22 की जब +1 में गुणा होगी तो -22। तो ये चीज यहाँ से हमें मिली। अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ से इक्वल टू हाफ देखते हैं ये क्या मिलता हमें कि -20 -22 -20 क्या होगा -20 और -22 क्या होगा हमारा 42 माइनस का 42 -42 और प्लस का 12 यहाँ से क्या होगा ये 0 ये -3 यहाँ से यानी कि हमारा बचा -30 और जब इसका हाफ कर देंगे तो क्या आएगा -15। तो क्या आ जाएगा हमारा दोस्तों -15। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, आप इसे नोट कर लेंगे एक बार फिर से आप इसे नोट कर लेंगे। देखते हैं यहां से हमें क्या मिला -15। लेकिन अब हम बात किसकी कर रहे हैं,
हम बात किसकी करें, एरिया की, और आपको पता है कि क्षेत्रफल कभी माइनस में नहीं आता। यहाँ हमने डिटरमिनेंट सॉल्व किया, डिटरमिनेंट की वैल्यू तो निगेटिव हो सकती है, लेकिन हम बात किसकी करें, एरिया की, और एरिया हमारा निगेटिव कभी आपने नहीं देखा होगा। तो ये -15 है, तो हम इसे मान के चलेंगे कि एरिया हमारा क्या आया, हम लिखेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा क्या है, 15। एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा क्या है दोस्तों, 15। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा, आप इसे नोट कर लिए होंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो पहले वाले का 3 क्वेश्चन थे, जिसमें हमने 2 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, बचा हमारा एक क्वेश्चन, उसे आपको खुद से डिस्कस करना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा, यहाँ देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 है कि दर्शाइए कि बिंदु A जिसका निर्देशांक है a, b प्लस सी, और बिंदु B जिसके निर्देशांक है b, c प्लस a, और तीसरा बिंदु C जिसके निर्देशांक है c, a प्लस b संरेख है। हमें क्या बताना है, संरेख है। दर्शाइए कि यानी कि हमें प्रूफ करना है। हमें क्या करना है, हमें दोस्तों इसे प्रूफ करना है कि 3 बिंदु दिए हुए हैं, हमें बताना है डिटरमिनेंट की मदद से कि क्या ये तीनों बिंदु संरेख हैं। आपको बताया थे कि व्हेन एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0, तो तीनों बिंदु क्या होंगे हमारे, संरेख। तो 3 बिंदु के निर्देशांक हैं, तो यहाँ हम क्या कर लेते हैं, ये हमारा x1 y1, x2 y2, x3 y3। तो अब हमें क्या करना है कि अगर क्या होंगे ये, इनका अगर एरिया वाले फार्मूले में इस चीज को अगर हम रखें और वो हमारा क्या आ जाए 0, वो हमारा क्या आ जाए 0, तो हम क्या कहेंगे कि ये हमारा क्या है, संरेख है। तो हमने डायरेक्ट चीज बताई थी कि अब एरिया वाला फार्मूला हमारा क्या था कि हाफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। तो हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पर रखकर वैल्यू को पुट करके चेक कर लेते हैं। तो हाफ हमारा बाहर, x1 की वैल्यू a, x2 की वैल्यू b, x3 की वैल्यू c, यहाँ से y1 b प्लस c प्लस a प्लस b, और 1 1 1। अब इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहां से हम क्या इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि हाफ अगर हम बाहर छोड़ दें तो क्या हम डिटरमिनेंट को, अब इसकी जगह पे हम क्या कर सकते हैं, अगर हम कर दे दोस्तों c1 की जगह पर c1 प्लस c2, क्या करते हैं c1 की जगह पर प्लस c1 प्लस c2, और इस चीज को अप्लाई करें डिटरमिनेंट में, तो हमें क्या मिल सकता है, यहाँ से हाफ तो बाहर, c1 की जगह पर c1 प्लस c2, तो यहाँ से a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c, और a प्लस b प्लस c, यहाँ से b प्लस c प्लस a प्लस b 1 1 1। अब क्या करें, c1 से a प्लस b प्लस c कॉमन, तो a प्लस b प्लस c c1 से कॉमन, और बाहर 2 हाफ पहले से था, अब यहाँ क्या बचा 1 1 1, b प्लस c प्लस a प्लस b 1 1 1। और आपको पता है, आपने पढ़ा है डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी, यदि किसी सारणी की कोई 2 पंक्तियां, कोई 2 स्तंभ आपस में बराबर हो तो सारणी का मान 0। और यहाँ हम क्या देख रहे हैं, यहाँ हम देख रहे हैं कि c1 इज इक्वल टू c3 के, तो यहाँ से डायरेक्ट क्या आता है हमारा कि a प्लस b प्लस c बटे 2 इक्वल टू 0, सब क्या आ गया हमारा 0। और हमने यहाँ से देखा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें क्या मिला 0, तो हम कह सकते हैं कि दिए गए तीनों बिंदु हमारे क्या है, संरेख है। यानी कि अब हम यहाँ लिख सकते हैं कि अतः a b तथा c संरेख है। क्या है, संरेख है। क्यों संरेख है, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आ गया हमारा 0। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में होगा, आप इसे जल्दी से नोट डाउन कर लेंगे। चलिए अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है कि k का मान ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है और जहां शीर्ष बिंदु क्या है, दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे 2 क्वेश्चन है, पहला वाला हम डिस्कस करते हैं, दूसरा आप खुद से सॉल्व करेंगे क्योंकि ये बहुत ही आसान से क्वेश्चन है। तो क्या कहा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें पता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि है 4 वर्ग इकाई, तो हमें बताना क्या दोस्तों, हमें बतानी k की वैल्यू। अब अगर बात करें 3 शीर्ष बिंदु यहाँ है, तो हम लिख लेते कि x1 है, ये y1 है, x2 है, y2 है, ये क्या है x3 है और y3 है। अब अगर बात करें हमें क्या पता है, हमें पता है कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है वो क्या है, 4 है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, वो 4 है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम बात करें एरिया ऑफ ट्रायंगल जब हमारा 4 है, तो हम यहां से लिख सकते हैं कि हाफ x1 x2 x3 y1 y2
y3 1 1 1 इक्वल टू क्या दिया है हमारा 4 दिया है। क्या दिया दोस्तों हमारा 4 दिया है। तो अगर हम यहां से वैल्यू पुट करें, अगर हम यहां से वैल्यू पुट करें तो x1 की वैल्यू k, x2 की वैल्यू 4, x3 की वैल्यू 0, y1 की वैल्यू 0, y2 की वैल्यू 0, y3 की वैल्यू 2 और 1 1 1 और इस हाफ की अगर हम इधर मल्टीप्लिकेशन कर दे तो ये क्या हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा। अब हम क्या करें r1 के सापेक्ष इसका प्रसार, r1 के सापेक्ष हम कर दे इसका प्रसार। तो अगर हम इसका r1 के सापेक्ष दोस्तों प्रसार करते हैं तो क्या होगा, r1 का पहला एलिमेंट k और k के साथ मल्टीप्लिकेशन किसकी होने वाली है, यहां से देखते हैं 1 की 0 में तो 0, फिर माइनस 2 की 1 में तो यहां से 2 और फिर माइनस सिंबल के साथ दूसरा एलिमेंट तो 0 है और इसके साथ हमें किसी भी मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि पूरा टर्म्स क्या हो जाएंगे हमारे 0। तीसरा एलिमेंट प्लस सिंबल के साथ 1 है और इसके साथ मल्टीप्लिकेशन किसी होगी 4 की 2 में तो क्या होगा 8 और माइनस 0 की 0 में तो यहां से 0 और एरिया ऑफ ट्रायंगल है क्या हमारा 4 दिया था और हमने इस हाफ का उधर मल्टीप्लिकेशन किया तो क्या हुआ हमारा 8। तो यहां से अगर देखें तो यहां से अगर अंदर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे की तो माइनस 2k और ये तो पूरा 0 और यहां से प्लस का 8 इक्वल टू 8k। तो यहां से माइनस 2k इक्वल टू 8 माइनस 8 तो माइनस 2k इक्वल टू 0। तो यहां से k की वैल्यू क्या आई हमारी 0। तो दोस्तों k की वैल्यू क्या आई हमारी 0। तो यहां क्या रहेगा, यहां अगर हम 0 रख दें तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 8 यानी कि k की वैल्यू क्या है 0 और यही क्या है हमारा आंसर। एक आसान सा क्वेश्चन था जिसे हमने बाय द हेल्प ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या किया आसानी से निकाल लिया। और हमसे पूछा क्या था k की वैल्यू जो हमने यहां आसानी से बता दी। तो आप इसे नोट कर लेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का ये है पहला वाला क्वेश्चन नंबर 4 का दोस्तों ये वाला पहला वाला क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन कि सार्डिको का प्रयोग करके 1 2 और 3 6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो हमने मान लिया कि ये जो निर्देशांक है ये हमारा a, जो पहला निर्देशांक a है वो है 1 2 और दूसरा है जो b है वो क्या है हमारा 3 6। हमने कहा कि इन दोनों रेखाओं को मिलाने वाले, इन दो निर्देशांक बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण। तो हमने मान लिया कि ये पहला हमारा निर्देशांक बिंदु है, ये दूसरा है और इन दोनों को मिलाने वाला ये a और ab ये रेखा है जो इन दोनों को मिला रही और इसका निर्देशांक है 1 2, इसका क्या है 3 6। तो हमने मान लिया कि इस रेखा पर कोई बिंदु p है जिसका निर्देशांक क्या है xy। इस रेखा पर कोई बिंदु p है जिसका निर्देशांक क्या है दोस्तों xy। हमने क्या मान लिया कि इस रेखा पर कोई बिंदु p है जिसका निर्देशांक xy है। अब आप ध्यान देंगे कि a और b से क्या पूछा है, रेखा को मिलाने वाला समीकरण, यानी कि ए बी तो एक रेखा पर है ही। हमने क्या मान लिया तीसरा बिंदु जो उसी रेखा पर स्थित है उसका निर्देशांक क्या है एक्स वाई है। और इसकी मदद से अब जब ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पर हो गए तो ये दोस्तों क्या हुए, जब तीन बिंदु एक ही रेखा पर हो तो उन्हें कहते हैं संरेख। और संरेख की कंडीशन क्या है कि व्हेन एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0, तो हम क्या कहते हैं दिए गए बिंदु हमारे संरेख हैं। तो यहां से हमें दिख रहा है कि ये तीनों बिंदु क्या हो गए संरेख। हम मान लेते हैं ये x1 ये y1, x2 y2, x3 y3 हमने मान लिया। या इस तरीके से आप मान सकते हैं कि x1 y1 आप किसी को भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर ये चीजें हमने आपको समझाने के लिए बताई, क्या था ये चीजें थी हमारी, तो इससे हमें पता चला कि तीनों बिंदु हमारे क्या हो गए एक ही रेखा पर। और जब हमारे तीनों बिंदु एक ही रेखा पर हो गए तो इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है हमारा 0। तो हमने मान लिया तीन बिंदु थे, कौन से, पहला वाला हमारा ये है तो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है और तीसरा बिंदु xy जो है उसे हमने मान लिया x3 है, ये क्या हमारा y3 है। अब ये तीनों एक ही रेखा पर हो गए तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हुआ हमारा 0। तो यहां से हाफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 इक्वल टू क्या हुआ हमारा 0। तो यहां से देखें तो हाफ x1 की वैल्यू क्या है हमारी, x1 की वैल्यू है 1, x2 की वैल्यू 3 और x3 की वैल्यू क्या है हमारी x, y1 की वैल्यू 2, y2 की वैल्यू 6, y3 की वैल्यू y 1 1 1 और इक्वल टू 0। तो अगर हम इसका क्या करें, r1 के सापेक्ष डायरेक्ट इसका भी प्रसार करें तो हाफ तो बाहर, बड़ा वाला ब्रैकेट हमने लगाया।
अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट क्या है तो इसे भेज क्या कर सकते हैं, ये चीजें हमारी टोटल क्या हो जाती है यहाँ से 0। तो यहाँ से R1 के सापेक्ष प्रसार, R1 का पहला एलिमेंट 1 और इसके साथ होगी 6 की 1 में, तो 6 माइनस y। दूसरा एलिमेंट है माइनस सिंबल के साथ 2 और मल्टीप्लीकेशन में 3 की 1 में तो 3 और फिर x की 1 में माइनस का x। और तीसरा एलिमेंट प्लस सिंबल के साथ 1 और इसके साथ मल्टीप्लीकेशन होने वाली 3y माइनस 6x, 3y माइनस 6x इक्वल टू क्या हुआ 0, 3y माइनस 6x। इसे हम सॉल्व करते हैं, 6 माइनस y माइनस 6 प्लस 2x प्लस 3y माइनस 6x इक्वल टू 0, प्लस 6 माइनस 6 कैंसिल, 2x माइनस 4x क्या 2x माइनस 6x क्या हुआ माइनस का 4x। अब यहां से देखें 3y माइनस y तो प्लस का 2y इक्वल टू 0, तो क्या हम लिख सकते हैं कि 2y इक्वल टू 4x और y इक्वल टू 2x। ये वही वाला रेखा का समीकरण है जो दोनों निर्देशांकों को क्या करती है आपस में मिलाती है, ये है रेखा का समीकरण। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये था फोर्थ वाले का 1 वाला क्वेश्चन। सेम लॉजिक सेम पैटर्न पे दूसरा वाला क्वेश्चन है जिसे आप खुद सॉल्व करेंगे। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा तो वो क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको थोड़ी सी दिक्कत होने वाली नहीं है, तो आप इसे नोट कर लेंगे। चलिए अब देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन 4.3 का लास्ट वाला क्वेश्चन। हम इस तरीके का क्वेश्चन तो सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन ये लास्ट क्वेश्चन इसे हम डिस्कस कर लेते हैं। क्या है, यदि शीर्ष 2 - 6 5 4 और K4 वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई है तो K का मान ज्ञात कीजिए। अब हमें पता है कि ये हमारे एक त्रिभुज के क्या है 3 शीर्ष बिंदु हैं। माना एक त्रिभुज के शीर्ष बिंदु ABC है। A क्या है 2, -6, B है 5, 4 और C क्या है K, 4। तो हम मान लेते हैं x1 है, ये y1 है, x2 है, ये y2 है, ये क्या है x3 है और y3 है। तो ये निर्देशांक है, 3 शीर्ष बिंदु है त्रिभुज के, और त्रिभुज का जो एरिया है वो क्या दिया है 35। तो डायरेक्ट अगर हम यहां से देखें तो हाफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 इक्वल टू 35 के। तो यहां से क्या कर सकते हैं हम x1 x2 x3 की वैल्यू पुट करें तो x1 है 2, x2 क्या है 5 और x3 क्या है हमारा k, y1 है -6, y2 क्या है हमारा 4 और y3 क्या है हमारा 4 1 1 1 और इक्वल टू इस हाफ की उधर गुणा करें तो 35 दूनी 70। अब हमें क्या करना है r1 के सापेक्ष इसका प्रसार करेंगे तो r1 का पहला एलिमेंट 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन किसकी होने वाली है 4 की 1 में, फिर -4 की 1 में, यानी कि 4 - 4, फिर माइनस सिंबल के साथ दूसरा एलिमेंट खुद है -6 और इसके साथ मल्टीप्लिकेशन किसकी होगी दोस्तों 5 की 1 में तो 5 और फिर माइनस k की 1 में तो माइनस का k, और फिर तीसरा एलिमेंट प्लस सिंबल के साथ 1 है, इसके साथ मल्टीप्लिकेशन किसकी होगी 5 की 4 में, यहां से 20 और माइनस k की 4 में तो क्या हो जाएगा हमारा 4k और इक्वल टू हमारा 70। तो ये क्या हो जाएगा टोटल हमारा 0 और यहां से देखें तो माइनस माइनस प्लस का 6 और इन ब्रैकेट 5 - k और यहां से क्या है प्लस का 1 इन ब्रैकेट 20 - 4k बराबर 70 के। तो यहां से 30 - 6k फिर प्लस 20 - 4k बराबर 70 के। तो यहां से अगर देखें 30 20 50 -6 के -4 के -10 के इक्वल टू 70 के। तो यहां से अगर देखें -10 के इक्वल टू 70 - 50 इक्वल टू 20, यानी कि k बराबर यानी कि -10 के बराबर 20 के, यहां से k बराबर -2, k के बराबर क्या है हमारा दोस्तों -2, k की वैल्यू क्या आई हमारी -2। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बेहतरीन सा क्वेश्चन क्या होगा समझ में आया होगा, आप इसे नोट डाउन कर लेंगे। तो चलिए
इसी के साथ हमारा 4.3 जो था एनसीईआरटी का 4.3, जिसमें हमने डिस्कस किया बाय द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट एरिया ऑफ ट्रायंगल और कोलिनियर बताना। उम्मीद करते हैं आपको कॉन्सेप्ट, छोटा सा कॉन्सेप्ट था, वो भी समझ में आया होगा, जो इसके क्वेश्चन थे वो भी समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम पढ़ते हैं सहगुणनखंड, यानी कि जो डिटरमिनेंट की अगली प्रॉपर्टी है उन्हें हम पढ़ना शुरू करेंगे, यानी कि उपसारणी कोफैक्टर, यानी हम उपसारणी पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो वो होगा हमारे अगले सेशन में, वो एक नई चीज वहां से स्टार्ट होती है। अब तक जो हमने पढ़ा डिटरमिनेंट बेसिक यही चीजें थी जो हमने डिस्कस कर ली। तो उम्मीद करते हैं ये सब बातें आपको समझ में आई होंगी और सेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर ये बातें समझ में आई, सेशन अच्छा लगा, तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और दोस्तों सपोर्ट करने के लिए क्या करें, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कराएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, डिटरमिनेंट के एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। उम्मीद करते हैं ये सब बातें समझ में आएंगी। तो ख्याल रखिएगा अपना, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।